तो इनके स्पिरिचुअलिज्म में यह कोई रिलीजियस राइचुअल्स जो धार्मिक रीति रिवाज ये सब नहीं इंक्लूडेड थे, सोशल डॉगमाज इन सब से हटके था। ओके, सो ये भी एक्सप्लेन कर दिए कि यहाँ का लाइफ जो था, इंडियंस का वे ऑफ लाइफ ऑलरेडी पहले से ही स्पिरिचुअलिज्म से ओतप्रोत थे ही लोग यहाँ के। और फिर इंडिया का स्पिरिचुअलिज्म जो है वो इतना विदेशी आक्रमण होने के बावजूद भी, क्योंकि आस्था इतनी गहरी थी और वेद और उपनिषद के जो सिद्धांत थे, उनकी जो मान्यताएं थी और उनका जो प्रभाव था, उससे लोग लाभान्वित थे, तो उनकी जड़ें इतनी गहरी थी कि यह सब ट्रेडिशंस जो है सरवाइव कर गया। ओके, सो लेकिन आज तो हम लोग स्वतंत्र हैं, तो हमारे ऊपर कोई, क्योंकि इस समय विवेकानंद का टाइम था, उस समय देश जो था आजाद नहीं था। ओके, तो इनके ये इसी रिलीजियस थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म से हमारे राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले कई क्रांतिकारी या उस समय के पॉलिटिकल फिगर्स जो थे वो इनसे प्रभावित थे। ओके, सो स्वामी विवेकानंद ने इस बात पर बल दिया था कि सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का जो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इनका इम्पोर्टेंस नेशन के बिल्डिंग में है। सोशल और पॉलिटिकल जो भी संघ बन रहे हैं, छोटे छोटे समूह बन रहे हैं या बड़ा समूह बन रहा है, ये सब समूहों से फिर देश और राज्य का निर्माण होता है। तो यह जो समूह बन रहे हैं, बने हुए हैं, तो इनका समूह चाहे कास्ट के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, इन समूहों का जो बेसिक कैरेक्टर हो वह स्पिरिचुअल इन नेचर हो, इन इट्स ट्रू सेंस। अदरवाइज क्या हुआ, क्योंकि इनके पास मासेज हैं, लोग हैं, इनके बीच में अगर क्लैश होगा तो काफी बड़ी विभीषिका आएगी और समाज जो है खंडित होगा। तो यह तभी हो सकता है जब जो इंडिविजुअल है वह स्पिरिचुअल हो, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, लेकिन वह स्पिरिचुअल हो। तो उनका जो कंसेप्ट था नेशनलिज्म का, वह डीपली जो था इंट्रिंसिक था रिलीजियस फिलॉसफी से, क्योंकि वह खुद भी एक स्पिरिचुअल व्यक्ति थे। ओके, उनका यह भी मानना था स्वामी विवेकानंद का कि नेशनल यूनिटी जो है, राष्ट्रीय एकता, वह तभी प्राप्त की जा सकती है या सिर्फ कहें कि इसी माध्यम से प्राप्त की जा सकती है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्म और मान्यताओं के लोग रहने वाले हैं। तो कोई एक ऐसा कॉमन प्रैक्टिस, कॉमन रिलीजन हो और जो सबके द्वारा एक्सेप्टेड हो, सबका उसमें एक्सेप्टेंस हो। उन्होंने एक ऐसे कॉमन रिलीजन की परिकल्पना की थी जिसमें उन्होंने उस समय, अभी भी है, वो सारे डाइवर्स रिलीजियस सेक्ट्स, उन सब रिलीजियस सेक्ट्स के कॉमन प्रिंसिपल्स जो थे उनको इनकॉर्पोरेट किया था। और उन्होंने, वो चाहते थे कि देश जो है वह मजबूत हो। किस तरह से मजबूत हो? क्योंकि देश के अंदर विभिन्न धर्म और मान्यताओं के लोग रहने वाले हैं, ये आपस में झगड़ा ना करके यूनाइट होकर के रहें, जिसमें उन्होंने ऐसी कल्पना की थी कि यह देश का जो दिमाग है, ब्रेन है, वह ब्राह्मण का है। उन्होंने लिखा है, ऐसी कल्पना की है कि द यूनिटी बिटवीन ब्रेन ऑफ ए ब्राह्मणा एंड हार्ट ऑफ ए बुद्धिस्ट, द इस्लामिक बॉडी एंड वेदांता ब्रेन एंड द यूरोपियन सोसाइटी विथ इंडियाज रिलीजन। इस तरह से देश का निर्माण हो कि इसका दिमाग जो है, ब्रेन, वो ब्राह्मण का है, हृदय जो है बुद्धिस्ट का है, हाथ पैर भुजाएं और शरीर के विभिन्न अंग जो है वह सब इस्लामिक बॉडी, इस्लाम है, और ब्रेन तो वेदांत हो गया ब्राह्मणा की वजह से,
और सोसाइटी जो है वह यूरोपियन सोसाइटी के जैसा, क्योंकि वहां पर यूरोपियन सोसाइटी में हमारा समाज अभी उतना इसीलिए कहा जाता है कि डेवलप नहीं है। यूरोपियन सोसाइटी में वीक और पुअर इन सब का ध्यान रखा जाता है, सोशल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। अगर कोई किसी वजह से अपाहिज भी हो जाता है तो सरकार उसका ध्यान रखती है, बहुत तरह की फैसिलिटीज है। मतलब उनको कहा जाता है कि बहुत ही सभ्य समाज है। ठीक है, उसमें वैल्यूज बहुत, ऐसा नहीं कि हमारा समाज सब नहीं, लेकिन हम लोग इस प्रकार की बहुत प्रकार की घटनाएं डेली बेसिस पर हम न्यूज़पेपर हमारा रंगा मिलता है, जिसमें विभीषिका विभत्सता समाज के लोगों विभिन्न सेक्टर्स द्वारा देखने को मिलती है। तो उन्होंने ऐसी कल्पना की थी कि सोसाइटी जो यूरोपियन हो और रिलीजन जो है वो इंडिया का हो, इस प्रकार से। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उन्होंने एक ऐसा आइडिया कंसीव किया जिसमें एक यूनिवर्सल रिलीजन की कल्पना की गई थी, जिसका सिंथेसिस जो है यह बेस्ड है ऑन द वर्च्यूज टॉट बाय द डिफरेंट रिलीजन्स। उनकी सभी रिलीजन्स की अच्छी अच्छी बातों को उन्होंने उन वर्च्यूज को एमालगेट करके ये एक यूनिवर्सल रिलीजन की कल्पना की थी। ओके स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद, तो इस तरह से उन्होंने नेशनल यूनिटी की परिकल्पना की थी कि सभी समाज के सभी अंग जो है मिलजुल के रहें और अपनी अपनी भूमिका निभाएं। ठीक है, और उन्होंने जो है हाईएस्ट इंपॉर्टेंस दिया था इम्यूनिटी को, और इस बात को भी बहुत ज्यादा बल दिया था, इंपॉर्टेंस दिया था कि विभिन्न धर्मों का जो है फ्यूजन हो, मिलाप हो, और इनके जो ओवरलैपिंग एरियाज जो हैं उनको मिला करके एक वन यूनिवर्सल एंटाइटी ऑफ फेथ एज ए रिलीजन इसका निर्माण किया जाए, कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, द वेरी नेचर ऑफ मैन माइंड। ठीक है, तो उसके बाद उस उनके फेलो मैन को फिर यूनाइट किया जाए। इस तरह से देश में इस भिन्न, क्योंकि जो हिंदू धर्म था, जो सनातन धर्म था, उसमें हर प्रकार की कोई भी थ्योरी का, हर तरह की मान्यताओं की पूरी, जो भी कह ले, कोई आदमी कह दिया ये बात होता है तो उसका भी स्थान था। उसको धर्म के लिहाज से कोई गलत नहीं बोलता था, कोई मतलब नया थ्योरी भी दिया तो उसका भी स्थान था। तो इस तरह से उन्होंने एक नया परिकल्पना की थी। दुर्भाग्य से यह हो नहीं पाया, लेकिन इनमें काफी अच्छी अच्छी बातें कही गई है। सो कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म दैट विवेकानंद हैज प्रोपाउंडेड is an integral aspect of the common spirituality. ठीक है, to emanate out a common religion, emanate out of a common religion, कॉमन रिलीजन हो तभी ये संभव होगा, जिस प्रकार के उन्होंने कॉमन स्पिरिचुअलिटी की कल्पना की थी। So due to this reason, Vivekananda's concept of nationalism is called a religious theory of nationalism. इतना ही नहीं, क्योंकि ये रिलीजियस थ्योरी था और मेजोरिटी वाज हिंदू पॉपुलेशन, सो जो भी उस समय के नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेंट्स थे वो सब भी इनके बातों से प्रभावित हुए थे और इन्फ्लुएंस हुए थे। ओके, अब उन्होंने दूसरा, आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या, कंसेप्ट ऑफ, यस सर। अब इसी इंटरनेशनल, इसी ये एक बहुत वाइड जो है ये इन्होंने थ्योरी है, एक इनका रिलीजियस थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म। इसी को और डिटेल में देखोगे तो इसी के अंदर इन्होंने कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनलिज्म, कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम, कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, कितना तरह का फ्रीडम है, 4 प्रकार के, सोशल फ्रीडम, स्पिरिचुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, फिर कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी, कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म, कंसेप्ट ऑफ कास्ट, कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब यहाँ इनके नेशनलिज्म की परिकल्पना में इंक्लूडेड थे। ओके, तो आप देखिए कि उन्होंने क्या कहा कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनलिज्म में, क्योंकि नेशनलिज्म जो है, विवेकानंद का कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म जो है वह जाता है कॉमन स्पिरिचुअलिटी के तक।
क्योंकि कॉमन स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आया, कॉमन रिलीजन से आया। तो इस वजह से इनका नेशनलिज्म जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है टू यूनिवर्सलिज्म। बेसिकली इनके द्वारा जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट दिया गया उसका मतलब यूनिवर्सलिज्म हो गया। फिर दुनिया में विभिन्न जो देश बटे हुए हैं और सब यूनाइट है, या उनका जो ग्रुप है, उसमें बहुत बड़ा जो एक फैक्टर है वो रिलीजन है। तो अगर कॉमन रिलीजन हुआ दैट मीन्स यूनिवर्सलिज्म है। तो दैट मीन्स पूरी दुनिया ही जो है वह एक देश है। तो पूरा दुनिया जो है मतलब दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोग भी हमारे अपने, उनसे फिर दुश्मनी किस बात की। तो यह उन्होंने कंसेप्ट दिया था, कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनलिज्म। दैट इज व्हाई नेशनलिज्म इज कॉम्प्लीमेंट्री टू यूनिवर्सलिज्म, क्योंकि वो फील करते थे कि द अल्टीमेट एम ऑफ द स्पिरिचुअलिटी जो है इज टू एम्ब्रेस द होल ऑफ ह्यूमैनिटी। पूरे ह्यूमैनिटी, पूरे मानव समाज को जो है एक साथ एक कंसीडर किया जाए। उसमें फिर भेदभाव नहीं किया जाए, ये इंडिया का, अमेरिका का, या अफ्रीका का, गोरा या काला या चिमकी या मिंकी, सारे मानव जो है एक समान है। तो उसमें फिर उनके अधिकार एक समान है। तो यह जो उन्होंने एम्ब्रेस किया द होल ऑफ द ह्यूमैनिटी, यही अल्टीमेट एम है स्पिरिचुअलिटी का भी। ओके, और यह जब एम्ब्रेस किया जाएगा इन होल द ह्यूमैनिटी, दैट मीन्स इट विल ब्रिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड। सो इससे क्या हुआ, कंसेप्ट ऑफ, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनलिज्म। यानी दुनिया अब एक, आपके हर एक दुनिया में रहने वाले लोग जो हैं विभिन्न हिस्सों में भी, वो भी क्या है, भाई है। तो यूनिवर्सलिज्म जो है वह अकॉर्डिंग टू विवेकानंद is based on the fact that the whole universe जो है it exists as a single entity। ठीक, इसीलिए डाइवर्सिटीज वो दिखते हैं ऑन द अकाउंट ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज। डिफरेंट नेशन के पास डिफरेंट तरह के कस्टम्स हैं और हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और उनका जो वह, क्योंकि वो एक एंटाइटी के रूप में उनका इतिहास रहा है, वो विकसित हुए हैं, तो उनके पास भी एक ज्ञान का भंडार है, उनके पास भी एक नॉलेज है। तो इस प्रकार उनके पास भी कुछ संपदा है, क्योंकि उनका जमीन पर अधिकार है। वो दुनिया के किसी एक जमीन के हिस्से में, वह एक देश है, भले छोटा हो या बड़ा हो, एक नेशन है। तो उनका भी जो है, उनके पास जो नॉलेज है, उस नॉलेज को हम एक्सचेंज करें, आदान प्रदान हो, ताकि उससे हम लाभान्वित हो और म्यूचुअल कॉन्टेक्ट जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। ठीक है, क्योंकि अगर हम इन्हें होल देखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो क्या देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल है, उसने शादी की, उसका परिवार बढ़ा, तो क्या हुआ, उससे रिलेटेड जो भी उसके इर्द गिर्द रहने वाले, जो उससे ब्लड रिलेशन या जो म्यूचुअल नपचल रिलेशन जिसका है, वो एक फैमिली हो गया। और बहुत सारे फैमिली का समूह क्या कहलाता है, ट्राइब। ओके, इसको हम ट्राइब कहते हैं, यानी कबीला। कई सारे फैमिली का समूह एक कबीला है, और कई सारे कबीलों का समूह क्या है, एक रेस है, या एक एथनिसिटी कहलाती है, या एक कास्ट कह लो। और कई सारे रेसेस, कई सारे एथनिसिटीज, कई सारे कास्ट का समूह जो है एक देश का निर्माण कर रहा है। हमारे देश की बात कर रहे हैं। ठीक, तो नेशन जो है, हमारा देश, वो खुद ही एक ह्यूमैनिटी का एक बड़ा एग्जाम्पल है कि भिन्न भिन्न फैमिलीज, बहुत सारे फैमिलीज हैं, वो एक ही तरह के रिलीजन या कस्टम्स या रीति रिवाज को मान रहे हैं, तो वो एक ट्राइब है। उन पूरे ट्राइब का फिर एक अपना उसमें यूनिटी है। तो स्वामी विवेकानंद जो थे, वह कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट नहीं थे, वो कास्ट सिस्टम के रिजिडनेस के अगेंस्ट थे। उनके विचार से जो कास्ट सिस्टम में
का एडवांटेज भी था, क्योंकि यह जो सेक्शन है और इसमें रहने वाले जितने लोग हैं वो सब यूनाइटेड हैं, उनके अंदर एक यूनिटी है। और यह यूनिटी, क्योंकि जब अगर बड़ा पॉपुलेशन, एक बड़ा मास जब यूनाइटेड होता है, तो अगर एक सेक्शन, उस मास का कोई एक सेक्शन प्रोग्रेस कर रहा है तो दूसरे सेक्शन भी उससे प्रभावित होते हैं, और धीरे धीरे करके वो पूरा जो चंक है, वो पूरा कास्ट है, वो पूरा प्रोग्रेस करता है। और जिससे क्या होगा कि देश फिर प्रोग्रेस करता है पूरी मानवता फिर और प्रोग्रेस करती, क्योंकि इनके जमाने में शिक्षा का बहुत अभाव था, लोग अशिक्षित थे। तो सबसे बड़ी आवश्यकता थी लोगों को शिक्षित करने की, और देश गुलाम था। तो अशिक्षित मनुष्य जो था, उसमें देश में जो आजादी के प्रति, आजादी प्राप्त करने की प्रति जो लालसा थी लोगों की, क्योंकि लोग परतंत्र थे, तो अशिक्षित व्यक्ति के अंदर उतनी लालसा नहीं थी जितनी शिक्षित व्यक्तियों के पास थी, क्योंकि उसको अपने अधिकार पता चल गए थे। अशिक्षित व्यक्ति जो था वो, उनके कुछ ज्यादा विचार होते नहीं थे, तो यह आवश्यकता थी, क्योंकि वो अशिक्षित जो था वो उसने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उसी में वो पैदा भी हुआ है, और उसी में उसको गुलामी में पैदा हुआ था, गुलामी में उसे मर भी जाना था। तो शिक्षा के प्रसार से नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों को जब शिक्षित किया जाएगा तब पता चलेगा लोगों को ना कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये कुछ 100 साल से ही है ऐसा कि हम गुलाम हुए हैं। पहले हम लोग गुलाम नहीं थे, पहले ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था। ओके, उनके अधिकार, हुकूक, इनकी जानकारी देने की, दर्शन, शास्त्र, ये सब तो लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता थी उस समय। ठीक, तो इसीलिए इन फिलोसफर्स का जो है, हम बाद में इसमें पढ़ेंगे कि इनके एजुकेशनल फिलोसफीज क्या थे, वो अलग से इन्होंने डिस्क्राइब किया है। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस। ओके, तो जो है कहने का मतलब हुआ कि चाहे जिस भी यूनिट से, छोटे से बड़े की तरफ गए, जैसे ट्राइब से रेस, रेस से नेशन, नेशन चूंकि अब पूरे ह्यूमैनिटी को बिलोंग कर रहा है, और हमारा जो नेशन का जो कंसेप्ट विवेकानंद ने दिया था वो यूनिवर्सलिज्म पर आधारित था, तो हमारा नेशन का बाउंड्री जो है वो फिर बड़ा हो जाता है, पूरा दुनिया ही हमारे देश के बाउंड्री के अंदर समा जाती है फिर। सब इंक्लूसिवनेस का उन्होंने इंक्लूसिव किया था की सोच थी उनकी, मानी सभी सेक्शंस जो है वो सबको हम साथ में लेके चले। और इसकी वजह से क्या बोलते हैं आपका, वहाँ उस समय जो इंडिया में इनकी जो थ्योरीज थी काफी पॉपुलर हुआ, ये विदेशों में भी काफी पॉपुलर हुआ है, क्योंकि इनके जो थॉट थे उसमें लोगों को एकदम बिल्कुल नए लग रहे थे। तो चूंकि इंडिया में पहले से ही इस प्रकार का स्पिरिचुअलिज्म था, तो उन्होंने वकालत की थी कि इट इज इन दिस सिनेरियो दैट इंडिया कैन प्ले ए रोल ऑफ स्पिरिचुअल लीडरशिप फॉर द वर्ल्ड। यह विश्व का एक आध्यात्मिक गुरु बने भारत। क्योंकि यह जो कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनलिज्म जो है वो कहां से आया, इंडिया से ही निकला, जिसमें हम वसुधैव कुटुंबकम भी कहते हैं। सो स्पिरिचुअल लीडरशिप जो था वो अचीव किया जा सकता है स्पिरिचुअल यूनिटी ऑफ द मैनकाइंड के द्वारा ही। और वेदांता जो है वह एडवोकेट करता है यूनिवर्सल आउटलुक को, और इसके द्वारा जो है वेदांता, theories of the Vedanta can solve all national and international problems. According to Swami Vivekananda, it can solve all national and international problems. Okay, and it can bring about such common spirituality, such common universal spirituality. So Vivekananda's universalism seeks to coordinate the identity of the nations, many nations. ठीक है, जो भी अड़ोसी पड़ोसी, जो अगल बगल के देश हैं और भी दूर दराज के भी जो देश हैं, इनके बीच में जो है यूनिवर्सलिज्म अगर आ गया तो क्या होगा, ये लड़ने की बजाय आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे।
एक देश दूसरे के ऊपर मिसाइल पर जितना खर्च करता है, जहाज उड़ा करके उसको बम मारने पर जितना खर्च करता है, इतना पैसा लगाता है, उसके बजाय वो उतना पैसा उसको गिफ्ट कर देगा, वहां हॉस्पिटल स्कूल खोलने में खर्च कर देगा, अगर यह कॉन्सेप्ट इनके अंदर आया तो। लेकिन इनके अंदर अभी इस कॉन्सेप्ट का अभाव हो गया, फिर से अब समाज में, अब चूंकि लोग भूल गए, अब किताबों में ही रह गया है ये सारी बातें। तो जब तक जनता के अंदर प्रैक्टिस में नहीं आएगा तो फिर से क्रांति की आवश्यकता हो, किसी महापुरुष की जरूरत होगी, इनके जैसा या इनसे भी महान कोई आए, फिर से लोगों को सिखाए और यह चलन में आए, सिर्फ थ्योरी ना बन के रहे। नहीं तो क्या होगा, दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा होते रहेगा। सो विवेकानंद का यूनिवर्सलिज्म जो था यही कह रहा था कि सारे नेशंस जो हैं कोऑर्डिनेट करें आपस में ऑन द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ओके, विदाउट एनी सबऑर्डिनेशन, मतलब बिना एक दूसरे को नीचा दिखाए, नहीं तुम हम, मतलब आकार, मान ले कोई बड़ा देश है वो छोटा देश को धौंस जमाए, ऐसा नहीं, सब इक्वल समझे अपने आप को और अपने नेशन हेड, सब देश और एक दूसरे को के साथ स्पिरिचुअली यूनाइट होकर रहे, तो विश्व में फिर शांति संभव है और उसके बाद तो फिर प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस होगा। ठीक है, तो ये सारी फिर अगर, क्योंकि देखिए इतना जो पैसा हथियार में खर्च करते हैं उससे दुनिया की गरीबी कितनी बार मिट जाए। दुनिया में 10 बिलियन लोगों के लिए अनाज पैदा होता है, फिर भी आपके कितने मिलियन बिलियन, 10 बिलियन का अनाज पैदा होता है और आपका 6 बिलियन लोग का पेट भर पाता है, 1 बिलियन आपका भूखा रह जाता है। तो ये आयरनी है। सो कोऑर्डिनेट तो इस तरह से, और ये अगर नेशन हेड्स मिलके बैठ के डिसाइड कर ले तो तुरंत 25 आदमी बैठ के अगर डिसाइड कर ले टेबल पर, ये प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो और वह आशान्वित थे, होपफुल थे कि वर्ल्ड में एक दिन इस तरह का जरूर आएगा, क्योंकि अगर मनुष्य को सरवाइव करना है और प्रोग्रेस करना है तो ऐसा होना जरूरी है। तभी साइंटिफिक और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा लोगों का, और जब यह प्रोग्रेस आएगा तो प्रोस्पेरिटी आएगी, लोग शांति से सुख समृद्धि के साथ क्वालिटी टाइम दुनिया में स्पेंड करेंगे। तीसरा इन्होंने इसी के अंदर दिया था आपका, दिस इज कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, नॉट तीसरा, द सेकेंड वन, कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम। क्योंकि फ्रीडम अगर नहीं होगा तो व्यक्ति स्पिरिचुअल कैसे हो सकता है? कोई गुलाम व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं हो सकता है, क्योंकि गुलाम व्यक्ति का टाइम, उसका बॉडी, उसका सब कुछ गुलाम है। उस समय ये सब प्रथा थी, भारत पूरा देश ही खुद गुलाम था। तब उन्होंने कहा था, उन्होंने एक कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम दिया जिससे लोग बहुत प्रभावित हुए और फ्रीडम की मांग भी की। कि विवेकानंद जो है उन्होंने बहुत ही बड़ा एक कंट्रीब्यूशन दिया टू द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम इन पॉलिटिकल थॉट। उन्होंने कहा कि मैन जो है वह पैदाइशी जो है वह प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र होता है, यानी द मैन इज बॉर्न फ्री बट लाइफ कॉन्स्ट्रेन्स हिज नेचुरल फ्रीडम, एंड लेटर ऑन ये लाइफ कॉन्स्ट्रेन्स जो है इट मेक्स हिम एन एटोमाइज्ड आइसोलेटेड इंडिविजुअल, जिसका सोल इंटरेस्ट जो है वह यह प्राप्त करने में है अनरेस्ट्रिक्टेड, उनकी जो चाह है उसका कोई अंत नहीं है, असंतोष भरा हुआ है, अनरेस्ट्रिक्टेड परस्यूट ऑफ डिजायर एंड एम्स, उसकी चाहत का कोई अंत नहीं है और वह अपने डिजायर और एम को प्राप्त करने के लिए ताबड़तोड़ इधर से उधर हाथ पैर मारते रहेगा। ऐसा कौन व्यक्ति है? जो ऐसा वो सारे व्यक्ति जो कि पैदाइश मतलब फ्रीडम के साथ पैदा हुए हैं, और चूंकि उनका बाय बर्थ राइट है, और सारे मनुष्य जो है बाय मतलब पैदाइशी जो है उस पर नेचुरली फ्रीडम है उनको मिला हुआ। जब देश गुलाम था तब इस नेचुरल फ्रीडम को अंग्रेजों ने कर्व कर दिया था, तब छीन लिया था हमसे।
तो चूंकि ये डिजायर और एम जो है उनका अनरेस्ट्रिक्टेड है, अनडायरेक्टेड है, आज कुछ कल कुछ, ठीक है, हर में तो पास होगा नहीं, कभी फेल होगा, कभी 90% टाइम आपके डिजायर और जो है वो सब फेल ही होते हैं। और यह इनके द्वारा फिर फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है अंदर में। सो दीज एम्स ब्रिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट एंड एक दूसरे, क्योंकि एक का डिजायर दूसरे का फिर वो अनडिजायर बन जाता है। तो ये दूसरा उसको फुलफिल कैसे होने देगा? तो जब तक एक यूनिवर्सल कंसेंसस ना हो जिसमें सबका कल्याण, क्योंकि इसमें त्याग की भावना आएगी फिर तभी कल्याण संभव है। तो जब, लेकिन यहाँ पर सेल्फिश है, छीना झपटी लगा हुआ है, तो क्या होगा? फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा। तब उन्होंने कहा था कि ये सारे जो इंडिविजुअल वर्च्यूज हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, ये सब अपने डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन द इसेंस ऑफ स्पिरिचुअल सेल्फ जो है वह सोशल नेचर को जो है आपका समाज का, जब तक उसको नहीं बाहर निकालेगा तब तक यह संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि विवेकानंद ने फ्रीडम के इम्पोर्टेंस को समझा था और उन्होंने इसको डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया था फ्रीडम को। वन ऑफ द टाइप इज स्पिरिचुअल फ्रीडम, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। फिर आपका इंडिविजुअल फ्रीडम है, सोशल फ्रीडम है, इकोनॉमिक फ्रीडम है। ये 4 फ्रीडम है, इन चारों को डिस्क्राइब कर देंगे शॉर्ट में। स्पिरिचुअल फ्रीडम क्या है? स्पिरिचुअल फ्रीडम जो है वो ये एक इनहेरेंट स्पिरिचुअल नेसेसिटी है सारे लाइफ फॉर्म्स के को एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक, यानी ये फ्रीडम इट इज रिलेटेड विद द स्पिरिट एंड इट इज नेसेसरी फॉर ऑल द फॉर्म्स ऑफ द लाइफ टू एग्जिस्ट, and it is a product of struggle between the internal life and the external nature. और विवेकानंद कंसीडर किए थे कि फ्रीडम टू बी एब्सोल्यूट एंड इनफाइनाइट। उनके मुताबिक फ्रीडम जो है एब्सोल्यूट है, 100%, ऐसा नहीं कि पार्शियल, हम आपको आधा फ्रीडम देंगे, नहीं देंगे। फ्रीडम जब तक एब्सोल्यूट ना हो वो फ्रीडम नहीं। तो फ्रीडम 100% होना चाहिए, एब्सोल्यूट और इनफाइनाइट, यानी हर चीज का फ्रीडम। अब वो खुद के कॉन्सेंस पर है कि वो अपने फ्रीडम का बेजा इस्तेमाल करता है पूरा इनफाइनाइट के एंड तक जा करके, या इनफाइनाइट के एंड तक जाके लोगों का भलाई के लिए इस्तेमाल करता है अपने फ्रीडम का, या लोगों के विनाश के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये अब सोसाइटी को, उस इंडिविजुअल के अंदर अब जो एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज होंगे उस पर ये तय होगा। तो फ्रीडम जो है वो एब्सोल्यूट और इनफाइनाइट होना चाहिए, चेंजलेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं है, अनवरत होगा, चेंजलेस होना चाहिए और क्वालिटी लेस होना चाहिए। इसकी कोई क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी, इसको क्वालिटी में नहीं, ये क्योंकि एब्सोल्यूट है, इसका एक ही वैल्यू है। फ्रीडम मीन्स फ्रीडम, there is nothing such as partial freedom and no freedom. No freedom, that is opposite of the freedom. Freedom means complete, absolute. ठीक है, स्वायत्ता जो है उसको फ्रीडम नहीं बोला जाता है। किसी को घर में कैद कर लिया, कहे कि घर के अंदर कुछ भी कर सकते हो लेकिन घर से बाहर नहीं जा सकते, वो फ्रीडम नहीं कहलाएगा। किसी को तड़ी पार कर दिया, बोल दिया कि इस जिला से बाहर चले जाओ, इस जिला में नहीं एंटर कर सकते हो, तो वो फ्रीडम नहीं कहलाएगा। इस मतलब उनके अनुसार फ्रीडम जो है एब्सोल्यूट है। तो हाउएवर द स्पिरिचुअलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ द फ्रीडम जो है यह एक्सेप्ट नहीं करता है कॉम्पिटिटिव फ्रीडम को अमंग द इंडिविजुअल्स। और यह जो है स्पिरिचुअल फ्रीडम जो है वो खड़ा होता है किसके साथ? अल्ट्रुइज्म के साथ। यानी क्योंकि अब फ्रीडम है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, सबके पास फ्रीडम है, तो इन फ्रीडम्स के बीच में एक दूसरे को साधन और अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए क्या होगा? कंपटीशन होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज, उस कंपटीशन के दायरे में जो फ्रीडम है दैट इज कॉम्पिटिटिव फ्रीडम। ओके, तो स्पिरिचुअल कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम डज नॉट एक्सेप्ट द कॉम्पिटिटिव फ्रीडम अमंग द इंडिविजुअल्स। यानी
एक व्यक्ति अपने मतलब ज्यादा से ज्यादा संसाधन या धन या शिक्षा या जो भी ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने के लिए वो दूसरे को किनारे करके आप खुद मैदान मारने वाला जो नेचर है, दैट इज द कॉम्पिटिटिव फ्रीडम। ओके, सो स्पिरिचुअल फ्रीडम जो है वो स्टैंड्स फॉर द अल्ट्रुइज्म, यानी हम छोड़ दे रहे हैं, त्याग कर दिए, हम छोड़ दिए, यू एंजॉय इट। जैसे घर में माताएं करते हैं या घर में जो खाना बनाती वो करती, पहले सबको खिला दिए, बच गया तो खुद खा लिए, नहीं बचा तो मान लो भूखे भी सो गए। अल्ट्रुइज्म यानी अपनी जो इच्छा है उसको ताक पर रख के दूसरों को पहले पूर्ति किया। तो ये अल्ट्रुइज्म की वजह से फिर क्या होता है, समाज के बीच में समरसता आती है। अगर लोग अड़ जाते हैं कि नहीं ये तो मेरा है ही है ही है ही, तो दूसरा भी अड़ जाएगा, नहीं तुम्हारा है तो मेरा भी है। लेकिन अगर एक पक्ष कह देता है ओके भैया चलो मेरा ही है लेकिन तुम एंजॉय करो जाओ, और जब यह कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, स्वतः ही हो रहा है बिना बोले बिना बोले, तो उस वो फिर और भी ज्यादा उसका डेप्थ जो है उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो है आपका नेचुरल पोजेशन, प्राकृतिक रूप से आपको प्राप्त है जन्म से, सारे इंडिविजुअल्स को। और चूंकि विवेकानंद के अनुसार जो है शरीर, मस्तिष्क और आत्मा यानी बॉडी, माइंड और स्पिरिट, ये तीनों अलग अलग कंपोनेंट थे। एंड हु आर वी, दैट मीन्स वी आर बॉडी प्लस माइंड प्लस स्पिरिट। तो वह चाहते थे कि सारे इंडिविजुअल जो है अपने अंदर फ्री बॉडी को कल्टीवेट करें, उनका माइंड भी फ्री हो और स्पिरिट भी फ्री हो, ठीक, सारा स्वतंत्र हो, माइंड पर कोई सोचने पर पाबंदी ना लगा होगी, नहीं 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 यही ठीक है यही सोच, ये मतलब इसके ऊपर नो क्वेश्चन, दैट मीन्स माइंड इज नॉट फ्री। उनका कहना था कल्टीवेट, क्योंकि सभी के पास है, वो अपना कल्टीवेट करें, फ्री बॉडी, फ्री माइंड, फ्री स्पिरिट, देन ओनली दे कैन एंजॉय द लाइफ। सो अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, इंडिविजुअल्स जो है वो परफेक्ट करते हैं अपने आप को बाय एक्टिंग फ्रीली, क्योंकि कोई परतंत्र व्यक्ति अगर कुछ काम कर सकता है तो वो परफेक्टनेस के साथ नहीं कर सकता है। कोई फ्री व्यक्ति ही जो जो कार्य करेगा तो उसमें परफेक्शन आएगा, समझे। और इसके बदले में क्या होता है, इन टर्न द परफेक्ट इंडिविजुअल परफेक्ट्स द सोसाइटी एंड परफेक्ट सोसाइटी परफेक्ट्स द नेशन। तो आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंस है। एंड ड्यू टू दिस रीजन he opposed any kind of restrictions on individual freedom born of any external pressure। किसी भी तरह का एक्सटर्नल प्रेशर, किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन जो कि इंडिविजुअल फ्रीडम को अपोज करता है, उसको कर्व करता है, यह सब के वह अगेंस्ट थे, ठीक है। अगर इंडिविजुअल फ्रीडम को कर्व किया जाएगा, दैट मीन्स your society will become imperfect, ultimately nation will become imperfect, because if the individual is not free, then his actions will not be perfect, so throughout his life the actions will not perfect। so ऐसे ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, सबका कंट्रीब्यूट हुआ, नॉट परफेक्ट नॉट परफेक्ट नॉट परफेक्ट, और एक रिजल्टेंट पूरा इफेक्ट हो गया, इन टोटो इफेक्ट, दैट इज पूरा समाज, पूरा देश भी जो है पिछड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा था किसी भी तरह का एक्सटर्नल प्रेशर ना लगाइए, उनके खुद के कॉन्सेंस पर छोड़ दीजिए। और हाँ, कानून है, इसके दायरे बाहर आप ये काम नहीं कर सकते, गलत नहीं कर सकते, किसी को अहित नहीं कर सकते, ये सब है, ये सब वो उनको एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा दिया जाएगा, और उसके बाद फिर फ्रीडम, फिर रिजल्ट देखिए, ऐसा उनका कहना था। और वो फिर सोशल फ्रीडम, इसकी भी बात करते थे। सोशल फ्रीडम मीन्स कि क्योंकि इंडिविजुअल फ्रीडम हुआ, अब ये सोसाइटी का फ्रीडम है, सोशल फ्रीडम है, विद इन सोसाइटी फ्रीडम भी है, इंट्रा सोसाइटी फ्रीडम। तो इसमें जब तक इंडिविजुअल के पास फ्रीडम नहीं होगा, सोशल फ्रीडम भी अचीव नहीं किया जा सकता है, सॉरी। तो उन्होंने
विवेकानंद अपोज किए थे एनी इंडिविजुअल सोशल बैरियर which would curb the individual initiative and hamper the social growth। तो अभी जो हम पहले बात किए थे इंडिविजुअल फ्रीडम को कर्ब करने वाले वो सारे रेस्ट्रिक्शन उन्होंने अपोज किए थे। जैसे महिलाओं को पहले क्या था, लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाए या पढ़ने नहीं दिया जाएगा, ये नहीं करो वो नहीं करो, इतना दुनिया भर का तमाम रेस्ट्रिक्शंस। लड़कों के लिए भी कुछ रेस्ट्रिक्शन अब ज्यादा थोड़ा सा बायस्ड है, पल रहा इधर भारी है, उनके लिए ज्यादा नियम